हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो उनके लिए है जो लोग जून 25 में अपने एग्जाम देने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन के। सो आई माई सेल्फ सीए रितिका राठी एंड आज की वीडियो में हम एक मैराथन कवर करेंगे। कौन सी मैराथन? आपका पेपर नंबर 2 दैट इज फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा जो कि 15 एमसीक्यू आएंगे। आई विल मेक श्योर कि आपका इस वीडियो के अंदर वो 15 एमसीक्यू पूरे के पूरे कवर हो जाए अलॉन्ग विद द नोट्स। तो फटाफट से अपना पेन पेंसिल उठा लीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाइए, साथ साथ में याद कीजिए। आज ही की क्लास में हम पूरा रिवाइज कर लेंगे कि आप पूरा यहीं का यहीं याद करके इंश्योर कर लेंगे अपने 30 मार्क्स दैट इज 15 मल्टीप्लाई 2। ओके, लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 4.1। आपकी बुक के अंदर जो 4.1 यूनिट है उसके अंदर कुछ चीजें बताई है, लेकिन क्योंकि मैराथन है तो सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ, बहुत ज्यादा डीप एग्जांपल्स पे नहीं जाएंगे। हम लोग क्लास में ऑफ कोर्स लेते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे आई एम देयर टू रिवाइज ओनली। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 4 टर्म्स ऑन द स्क्रीन दैट इज कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आएगा? इनमें से किसी की भी डेफिनेशन दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि आपको पहचानना है कि वेदर इट इज टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पे लगा हुआ कॉस्ट या खर्चा जोड़ रहे हैं केवल, और वो जुड़ा हुआ जो भी खर्चा निकलता है दैट इज कॉस्ट, यानी एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट इज नॉन एज कॉस्ट। फिर आपने जिस भी टेक्निक या प्रोसेस को लगा के उस कॉस्ट को कैलकुलेट किया, द टेक्निक इज नॉन एज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के आगे लिखा है टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। ये क्या होता है? ये इंटर की बात है, मिलेंगे इंटर में तब समझाएंगे आपको। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तो आपने कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो भी आपने कैलकुलेशन की, उस सब कैलकुलेशन को एक स्ट्रक्चरल मैनर में, एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना, दैट इज नॉन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। सो to collect or to gather information and present it to management is cost accounting. Then what is about cost accountancy? तो ये सब चीजें आपको कैसे पता, कैसे कॉस्ट निकालनी, कैसे प्रेजेंट करनी है, ये सारी बातें कहाँ लिखी गई है, ये सारी बातें कॉस्ट अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग हमें पता लगती है। दैट इज द काइंड ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन या सब्जेक्ट कह दें, कॉस्ट अकाउंटिंग करना जो हमें सिखाता है वो है कॉस्ट अकाउंटेंसी। इनमें से स्कोप के हिसाब से बात करूं तो सबसे बड़ा कॉस्ट अकाउंटेंसी का दायरा है, उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके अंदर कॉस्टिंग। इस प्रकार इनका दायरा या स्कोप रहेगा या एरिया रहेगा। हमारे मॉड्यूल के अंदर एरिया डिस्कस किया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्वेश्चन आ जाए एरिया ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्वेश्चन आ जाए कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सब कुछ सेम है। देयर आर 4 एरिया, कंपोनेंट्स और स्कोप ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। दैट इज पहला कॉस्ट असर्टेनमेंट। देखो याद करवा रही हूँ, याद करने का तरीका देख लेना। मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बताया कि सबसे पहले आप कॉस्ट निकालिए, यानी कॉस्टिंग या कॉस्ट असर्टेनमेंट इज द फर्स्ट पॉइंट। देन जो आपने कॉस्ट निकाली उसको रिकॉर्ड में लिख लीजिए, यानी कि कॉस्ट बुक कीपिंग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, कॉस्ट बुक कीपिंग विल बी द सेकंड पॉइंट। फिर आप रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को दे दीजिए, यानी कॉस्ट रिपोर्ट। उसके बाद मैनेजमेंट क्या करेगा? उस कॉस्ट रिपोर्ट को दिखेगा, जहां जहां वेस्टेज है उसको रिमूव करेगा और कॉस्ट को कंट्रोल कर देगा। ठीक है, याद किया आपने? क्या याद किया आपने? याद किया कॉस्ट अकाउंटिंग के एरिया। कैसे याद किए? कॉस्ट अकाउंटिंग के एरिया के अंदर सबसे पहले कॉस्टिंग खुद आएगा, उसके बाद कॉस्ट को बुक में लिखा जाएगा, कॉस्ट बुक कीपिंग, उसके बाद उसकी रिपोर्ट दी जाएगी यानी कॉस्ट रिपोर्ट, और लास्ट में कॉस्ट को कंट्रोल किया जाएगा। दीज 4 आर द एरियाज। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। कॉस्टिंग या कॉस्ट असर्टेनमेंट की डेफिनेशन है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर। देन कॉस्ट बुक कीपिंग यानी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। कॉस्ट कंट्रोल यानी डिटेल में एग्जामिन करना कि उस खर्चे को लगा के उससे मिलने वाला बेनिफिट कितना है। दैट इज डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ cost with respect to the benefit derived after incurring the cost. Cost report क्या है? Presentation of cost information for management purpose. ठीक है, बहुत एग्जाम्पल लेके क्लास में करवाया, बट नाउ दिस इज द मैराथन, तो हम यूं ही फटाफट करेंगे। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है जो आपके काम के हैं। दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रू। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट या ग्रोथ कब हुई थी? तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। इस दौरान कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत महसूस हुई या कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। उससे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे लिए इनफ था। ठीक है, इंडिया के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन कैसे कैसे बढ़ा या कैसे कैसे आया? तो ईयर 1959, ओके मेक श्योर, ईयर 1959 के अंदर 2 बातें हुई। क्या हुआ? एक तो आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया। दूसरा कौन से एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश किया गया? द एक्ट वाज द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1959। तो 1959 से रिलेटेड
रिलेटेड 2 बातें हैं। उसके बाद 59 में जब CMAs बनना स्टार्ट हुए तो 1968 के अंदर उन्हें एक कॉस्ट ऑडिट नाम की जो चीज है वो अलॉट की गई, जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर CMAs है, जिसको कोई और नहीं कर सकता, CMA ही करेगा। ऐसी चीज 1968 में उनको दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडिया में CMAs थे? तो थे, बट कहां से बन के आते थे? वो पढ़ाई करके आते थे। CIMA नाम का इंस्टीट्यूट है लंदन में, वहां से पढ़ के आते थे। इतना याद रखना है। ओके, दीज वर द इंपॉर्टेंट ईयर्स, डेट्स एंड इंस्टीट्यूट नेम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ से MCQ बहुत खास कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट जनरल टर्म्स है कि कॉस्ट अकाउंटिंग करने का मेन पर्पज या उद्देश्य क्या है। तो मेन पर्पज या उद्देश्य क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि एक तो इससे पर यूनिट कॉस्ट पता चल जाती है। ठीक है, दूसरी चीज हर एक प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। ठीक है, आज तक आपको अकाउंट्स की बुक्स देती है, बिल्कुल नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट बताती है, पर पूरी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ मुझे चाहिए पर प्रोडक्ट पर सर्विस वाइज, तो पता लग जाता है। वेस्टेज का रिपोर्ट मिल जाएगा तो वेस्टेज को कंट्रोल हो जाएगा, और ऑब्वियसली मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। 4 ऑब्जेक्टिव लिखिए, उसी तरीके से 5 सिग्निफिकेंस लिखिए, बिल्कुल सिमिलर सी है। बोलता है identify profitable and unprofitable activities, maintenance and improvement in efficiency, don't confuse between efficiency and effectiveness। cost accounting के अंदर आप जो रिपोर्ट बनाते हैं वो रिपोर्ट मैनेजमेंट देखता है, उसके अंदर कॉस्ट को कंट्रोल करता है, और इन सब की वजह से रिसोर्सेज का मैक्सिमम अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है, यानी एफिशिएंसी से यूटिलाइजेशन होता है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग और इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी। और फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज कैसे करनी है? प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि वेस्टफुल एक्टिविटीज को हटा दिया जाएगा। एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स वगैरह डिटरमाइन करने में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सिग्निफिकेंस रखता है। नोट वेरी मच इंपॉर्टेंट बात आएगी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की। यहां से एक MCQ डेफिनेटली आता है जिसके अंदर आपको आपकी बुक के अनुसार 6 मेथड पढ़ने। ठीक है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। पहचानने का तरीका बहुत सीधा सीधा बता देती हूँ। देखिए, अगर सामने वाला जो भी जिसकी भी बात हो रही है, जिस प्रोडक्ट या सर्विस की बात हो रही है, एग्जैक्टली वो लोग सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज, स्कूल, आपका हॉस्पिटल, आपका रेस्टोरेंट, आपका कैंटीन, ये सारे लोग ऐसे लोग हैं। या फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह, या कुरियर सर्विस जो एक जगह से पार्सल उठा के दूसरी जगह पहुंचाना, जो भी लोग आपको सर्विस दे रहे हैं वो कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज करते हैं? सर्विस कॉस्टिंग। इसी का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। किसी भी नाम से पेपर में आ जाए तो आपको कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है? सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सबसे सिंपल इसको पहचानना है। उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज जो बहुत सारी प्रोसेसेस के बाद बनती है, मतलब फॉर एग्जांपल शुगर जो है वो शुगर केन से बनती है, पहले शुगर केन का जूस बना, जूस से उसकी आगे प्रोसेस हुई, फिर जाके शुगर बनी, फिर शुगर से शुगर ग्रैन्यूल्स बने, तो हर एक प्रोसेस में कुछ भी मीनिंगफुल आपको ऑब्टेन हो रहा है, तो इस तरह की चीजों पे प्रोसेस कॉस्टिंग लगता है। फॉर एग्जांपल एक तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है शुगर, उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल कैसे बनता है? मस्टर्ड प्लांट से मस्टर्ड सीड्स निकाले जाते हैं। मस्टर्ड सीड्स यानी राई जिसको कहते हैं, जो सीधा खाना बनाने में भी इस्तेमाल होती है, उससे जाके ऑयल बनता है, ऑयल रिफाइन होता है। बहुत सारी प्रोसेस के बाद कोई चीज बन रही है तो प्रोसेस कॉस्टिंग। तीसरा एग्जाम्पल केमिकल हो गए, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आपकी दवाइयां बन रही है, उसका सॉल्ट बनता है, सॉल्ट फिर कभी सिरप में डलता है, कभी कैप्सूल में डलता है, ये सारी चीजें। सोप इंडस्ट्री, ये सब पे प्रोसेस कॉस्टिंग लगता है। उसके बाद जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कुछ हद तक सिमिलर है। दोनों ही केस में क्या होगा? दोनों ही केस में कस्टमर जाएगा सामने वाले के पास में, उसको अपने हिसाब से सब कुछ बताएगा, यानी कस्टमाइज करवाएगा चीजें, चाहे प्रोडक्ट है चाहे सर्विस है, कस्टमाइज करवाएगा। वो खुद से बताता है कि आपको कैसे करना है। जैसे इसमें लिखा है प्रिंटिंग इंडस्ट्री, मैं गई प्रिंटिंग इंडस्ट्री वालों के पास, मैंने उनको बोला मुझे कुछ ऐसा प्रिंट करके दीजिए जिसके अंदर मेरा न्यू बैच की इंफॉर्मेशन हो, तो वो सब चीजें मैं बताऊंगी तब वो प्रिंट करेंगे। मैंने उनको जॉब दी है, ठीक है। या मैं किसी के पास गई, मुझे घर बनवाना है, तो मैं बताऊंगी कैसा बनवाना है। जहां पे मैं चीजें बता रही हूँ, यानी कस्टमर चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी मर्जी चल रही है, कस्टमाइजेशन चल रहा है, वहां पे होगा तो इन दोनों में से एक ही। पर इन दोनों में से एक पहचानने का तरीका ये है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की बात हो रही है तो जॉब कॉस्टिंग, और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की बात हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है।
यानी इन शॉर्ट द स्टोरी इज, अगर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, एनीथिंग, देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग विल बी एप्लीकेबल। और अगर ऐसी बात हो रही है कि इंटीरियर डिजाइनिंग करवाया है, प्रिंटिंग करवाया है, डिजाइनर से क्लोथ्स डिजाइन करवाए हैं, टेलर से ड्रेस बनवाया है, तो इन सब के केस में जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ज्यादा वेराइटी में बनते हैं, जैसे जिनकी बहुत ज्यादा वेराइटी अवेलेबल है, जैसे टॉयज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, या बात करें मोबाइल फोन की, मोबाइल फोन कंपनी कितने सारे मॉडल निकालती है विद स्लाइट वेरिएशन, बिल्कुल थोड़े थोड़े से वेरिएशन के साथ, बहुत ज्यादा वैरायटी में। मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, अलग अलग मॉडल आते हैं, टॉयज हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, इनकी जितनी वैरायटी किसी चीज में नहीं है, तो ऐसी चीजों पे लगता है बैच कॉस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वैरायटी में होते हैं, तो इनके अंदर एक जैसे दिखने वाले एक वैरायटी की चीजों को एक बैच में बना लिया जाता है, उसके बाद उसकी कॉस्ट निकाल ली जाती है। फिर जिस केस में आपको यही ना समझ में आए कि कौन सा मेथड लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं या ये लगाएं, उस केस में लगेगा मल्टीपल कॉस्टिंग। और अगर आपको सीधा सारी चाहिए कि किस में लगाना है, तो आपके जितने भी व्हीकल्स है, आपका बाइसिकल, आपका एयरक्राफ्ट, आपकी मोटरसाइकिल, इन सब चीजों में तो ऑलमोस्ट मल्टीपल कॉस्टिंग पे ही लगाना है आपको निशान। ठीक है, तो ये आपके 6 थे मेथड ऑफ कॉस्टिंग। आपकी बुक का कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या लगता है और एयरक्राफ्ट में क्या लगता है। एयरलाइन इंडस्ट्री वो आपको सेवा देती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, यानी सेवा दे रही है, यानी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब है जो आपके एयरलाइंस है वो आगे भी कहीं से खरीदते होंगे ना एयरप्लेन्स वगैरह, तो मैंने आपको बोला व्हीकल सारे कवर है किसमें, मल्टीपल कॉस्टिंग में, तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए होगा मल्टीपल कॉस्टिंग। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, ये मैं रेगुलर बैच में लिख पाती हूँ, अभी आपको मैंने समझा दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट कर देती हूँ। जॉब कॉस्टिंग, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ अ जॉब, प्रोडक्शन इन डन ऑन ऑर्डर बेसिस। बैच कॉस्टिंग में प्रोडक्शन बैचेस में होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में सेवरल प्रोसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस सेक्टर में यूज होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज टू असर्टेन कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मल्टीपल, व्हेन मोर देन वन मेथड ऑफ कॉस्टिंग आर यूज्ड देन मल्टीपल। ठीक है, ये कुछ दिए हैं मैंने क्वेश्चंस कि इनके केस में कौन सा मेथड लगेगा। अगर आप ये मैराथन देख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको नीचे कमेंट में इनके आंसर्स डालने। ठीक है, देन आई विल टेल यू दैट वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, दैट्स इट अबाउट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। नाउ 4.1 ही चल रहा है अभी, 4.1 में आगे है मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्टिंग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, वीडियो शुरू करने से पहले बता दिया। तो कॉस्टिंग के मेथड वो पढ़े, यानी कॉस्ट निकालने के अलग अलग तरीके। अब कॉस्ट अकाउंटिंग यानी उस कॉस्ट को जिसको निकाला है उसको अच्छे से जो लिखना है, उसका रिकॉर्ड बनाना है, उसको रिपोर्ट करना है, उस चीज के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो वो 6 तरीके आपकी बुक में डिस्कस्ड है। और आपको ये जो कलर्स का गेम नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये गेम नहीं है, ये कोडिंग है। जो 2 सेम कलर के हैं या जो 3 सेम कलर के हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा हिस्टोरिकल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दोनों ही येलो कलर से हाईलाइटेड है। इनके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हमें मैनेजमेंट बुलाता है, हम लोग कौन है, हम सीएमएस बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हमें मैनेजमेंट बुलाता है, मैनेजमेंट बोलता है कि देखो आपको हमें कॉस्ट बतानी है, रिपोर्ट करनी है, पूरा प्रिपेयर करके देना है कि अभी अपने फैक्ट्री में जो सामान बन रहा है उसकी क्या कॉस्ट लग रही है, यानी कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है, के बाद आपको रिपोर्ट देना है। कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इन द पास्ट एंड नाउ यू आर असर्टेनिंग कि एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या खर्चा लगा, खर्चा लग गया, उसके बाद लिस्ट बना रहे हो, तब है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। क्या लिखा है उसके आगे? कॉस्ट असर्टेन्ड आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड एंड प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट। लेकिन अगर इससे उल्टा होता है, कैसे? मैनेजमेंट आपको बुलाता है, हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, आपको बोलेगा कि ऐसा ऐसा सामान उसमें डलेगा, एक बार रफ आइडिया से कॉस्ट निकाल कर बताओ कितने का पड़ेगा। अभी तक ना तो प्रोडक्ट है ना ही कॉस्ट लगी है, सब कुछ हवा में बातें चल रही है, फिर भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो। तो ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके अंदर इट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट या कंप्यूटेड इन एडवांस। कॉस्ट लगने से भी पहले अगर आप कंप्यूट कर लेते हैं, द मेथड इज नॉन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। होप इट इज क्लियर, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। कौन कौन? हिस्टोरिकल और स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन पे नजर आने 3 एक जैसे कलर किए हुए शब्द, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। इन तीनों के बारे में बात करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझानी होगी। वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स ऑफ योर कॉस्टिंग। देखो, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, हमने
ये मान लीजिए कि आप किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो और आपका उससे अग्रीमेंट हो रखा है कि आप रेंट पे करेंगे 1,00,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, तो पूरे साल का 12 लाख हुआ। तो आपको ये चीज देनी ही देनी है, चाहे फिर बीच में भूकंप आ जाए, कोविड आ जाए, आपका प्रोडक्शन बंद हो जाए, लेकिन सामने वाला आपकी एक नहीं सुनने वाला, वो रेंट लेकर ही रहेगा। तो ऐसा खर्चा जिसके ऊपर प्रोडक्शन होना, नहीं होना, डबल होना, हाफ होना, इस चीज का कोई इफेक्ट ना पड़े, वो खर्चा फिर भी जाके लगकर ही रहे, ऐसे खर्चे को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन के साथ बंद हो जाए, अगर प्रोडक्शन बंद तो ऐसा खर्चा भी बंद। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा काम केक बनाने का है, तो अगर हमने केक नहीं बनाएंगे तो हम मैदा नहीं खरीद के लाएंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं खरीद के लाएंगे, तो प्रोडक्शन बंद, तो जिसका खर्चा बंद, प्रोडक्शन डबल तो खर्चा डबल, प्रोडक्शन हाफ खर्चा हाफ। जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करता है, ऐसे खर्चे को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। बहुत ज्यादा डिटेल में जानने के लिए यू मस्ट सब्सक्राइब फॉर द रेगुलर लेक्चर्स, ठीक है। अब देखो, ये 3 मेथड से पहले मैंने आपको ये 2 टर्म्स बताई। अब मेरा मैनेजमेंट मेरे को कॉल करके बुलाता है कि आपको ऐसी रिपोर्ट बना के देनी है जिसके अंदर आपको खर्चा जोड़ते वक्त बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल खर्चा जोड़ना है। मतलब मुझे बोला है बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल शुड बी कंसीडर्ड, तो अगर दोनों को कंसीडर करूंगी तो ऐसे मेथड को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला केवल वेरिएबल खर्चा बताइए या केवल वेरिएबल खर्चा चार्ज कीजिए, तो उस केस में बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट काफी हद तक सिमिलर बात है, इसीलिए जिस केस में ओनली वेरिएबल की बात आ रही है तो डायरेक्ट कॉस्टिंग, दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल की बात आ रही है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो फिर मैम ये मार्जिनल क्या है? ये मार्जिनल बहुत बड़ी चीज है जो इंटर फाइनल तक आपके साथ रहेगी, यहाँ बहुत ज्यादा नहीं बताने वाली। आप बस इतना जान लीजिए कि मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि आपको वेरिएबल भी बतानी है, फिक्स्ड भी बतानी है, पर दोनों को अलग अलग बताना है, डिफरेंशिएट करके बताना है। तो इफ असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल में, थोड़ा फर्क करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आपकी भाषा में समझ लीजिए, उस केस में ऐसे मेथड को बोलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा मैम, आप तो कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड बता रहे थे, इसमें कॉस्टिंग आ रहा है। देखो, ये है मेथड या सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ही, नेवर टू कंफ्यूज बिटवीन, पर हाँ इसके नाम में कॉस्टिंग है तो वी कैन नॉट क्वेश्चन इट, ठीक है। तो मैंने आपको एब्जॉर्प्शन बताया, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ओनली वेरिएबल डायरेक्ट, दोनों लिख रहे हैं, अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मार्जिनल। अब बचता है केवल यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप जिस इंडस्ट्री के अंदर है, फॉर एग्जांपल अगर आप चॉकलेट बनाते हैं तो चॉकलेट इंडस्ट्री के अंदर है, उस इंडस्ट्री के बाकी लोग जिस तरह का मेथड फॉलो करते हैं, अगर आप भी वैसी पॉलिसीज यूज करते हैं, देन यू विल बी फॉलोइंग दैट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड। क्या लिखा है? सेम या आइडेंटिकल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स यूज्ड बाय सेवरल यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री की बहुत सारी यूनिट्स अगर सिमिलर मेथड यूज करती है, ऐसे मेथड को बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ये 6 मेथड थे आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के, पहले 6 मेथड मैंने आपको पढ़ाए कॉस्टिंग के। अब इस चैप्टर में 2 मोर इंपॉर्टेंट चीजें जो बच जाती है, दैट इज सिमिलैरिटीज बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या समानताएं हैं हमारे अकाउंट्स में और हमारी कॉस्ट में, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बोल रही हूँ, अकाउंट्स और कॉस्ट होता क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटीज से पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, फिर ही तो हम सिमिलैरिटीज की बात करेंगे। तो डिफरेंस के बेसिस है, जिन पे स्टार लगा है एमसीक्यू उनसे आएगा, मतलब अब आ सकता है, बन सकता है, इसीलिए इस पे स्टार लगा है। पहली चीज, कॉस्ट अकाउंटिंग करने का पर्पज क्या है? सोल पर्पज फॉर मैनेजमेंट, ठीक है, टू प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसकी इन्फॉर्मेशन तो कोई भी ले सकता है, आपकी बैलेंस शीट, आपका P&L कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये बात आपसे आपका कस्टमर भी पूछ सकता है, आपका क्रेडिटर भी पूछ सकता है, आपका बैंक भी पूछ सकता है। अगर आप कंपनी है तो आपकी इंटरनेट पे डलनी भी पड़ेगी, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर द इंटेंडेड यूजर, इंटेंडेड यानी जिसको चाहिए उसके लिए, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग इज फॉर द मैनेजमेंट ओनली। फिर दूसरा, एप्लीकेबल एक्ट, इस पे एक्ट कौन सा लगता है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग पे एक्ट नहीं लगता है, कॉस्ट अकाउंटेंट पे एक्ट लगाया था अभी मैंने 1959 वाला, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है तो दैट वाज ऑन CMAs, ओके। तो ये कहते हैं कि एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट जैसा भी उसको कॉस्ट अकाउंटिंग करानी है वो करा सकते हैं, बट
फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो इनकम टैक्स एक्ट की रिक्वायरमेंट के साथ होगी, अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के अनुसार होगी, क्योंकि उसको देख के तो टैक्स लेना है ना आपको, अकाउंट्स की बुक्स को देख के, तो वो एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। फिर रिकॉर्डिंग, कॉस्ट में कॉस्ट के बेसिस पे रिकॉर्डिंग होती है, अकाउंट्स में एक्सपेंसेस के बेसिस पे होती है। ये बात आपको पता है, कैसे पता है, क्योंकि ना अकाउंट्स में एक रूल होता था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो एक्सपेंसेस शब्द का इस्तेमाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, वही चीज यहाँ पे कॉस्ट के हिसाब से होती है। फिर रिपोर्टिंग, मुझे रिपोर्ट करना है कॉस्ट की रिपोर्ट, जब मुझसे मैनेजमेंट मांगेगा मुझे तभी देनी है, क्योंकि उन्होंने मुझे रखा इसलिए, ठीक है। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजुअली एट द ईयर एंड, यूजुअली एट द फाइनेंशियल ईयर एंड। प्रॉफिट, कॉस्ट में मुझे हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअली पता लगेगा, हर एक सर्विस का इंडिविजुअली पता लगेगा, बट अकाउंट्स के अंदर पूरी कंपनी, पूरी फर्म, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इकट्ठा इन एग्रीगेट पता चलता है। ऐसा ही कॉस्ट, आपको खर्चा पता लगाना है, आपको कॉस्ट में हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग से पता लग जाएगा, आपको अकाउंट्स के अंदर इकट्ठा ही पता चलेगा, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। 4.1 वाज दिस मच, मतलब इसके अंदर आपको ये कंटेंट पढ़ना था। उसके बाद 4.2 एक बार के लिए स्किप करेंगे, लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा समरी काइंड ऑफ है कॉस्ट का। तो 4.3 पे पहले आ जाते हैं। 4.3 यूनिट में दो चीजें आपके, एक तो 15 एक डेफिनेशन है, उन डेफिनेशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको लर्न करवाएंगे, और ये 15 डेफिनेशन आपको कराएंगे, ठीक है। तो 4.3 के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। पहली डेफिनेशन आपको दी गई है कॉस्ट की। तो कॉस्ट मैंने ऑलरेडी बताया, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अ गिवन प्रोडक्ट और सर्विस इज नॉन एज कॉस्ट। दूसरी चीज, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट यानी ऐसी कॉस्ट, यानी साधारण शब्दों में कह देते हैं जेब से लगा हुआ खर्चा, यानी ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर आपके मॉनेटरी रिसोर्सेज जा रहे हैं, चाहे कैश फॉर्म में जा रहे हो, चाहे बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रही हो, सच काइंड ऑफ कॉस्ट इज नोन एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। फिर बात आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ये आपको पहले से पता है, फिर भी बात करें तो फॉर एग्जाम्पल एक गोडाउन है जिसको आप रेंट पे दे सकते हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है, मिस्टर एक्स को देना, मिस्टर वाई को देना और गवर्नमेंट को देना। तीनों के लिए अलग अलग रेंट तय किया गया है। तो अगर आप रैशनल डिसीजन लेंगे तो आपको साफ नजर आ रहा है कि मिस्टर वाई को दे देना चाहिए 50,000 पर मंथ में। तो इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव नॉट चूजन या फोरगॉन। तो आपने मिस्टर वाई को देने का जो डिसीजन लिया, उसके बाद 2 अल्टरनेटिव बचते हैं, गवर्नमेंट और रेंट टू मिस्टर एक्स। दोनों में से जो भी बेस्ट है that would be opportunity cost। तो इस केस में opportunity cost क्या होगी, 40,000 पर मंथ, दैट इज मिस्टर एक्स को जो हम दे सकते थे। उसके बाद एक चीज और, इकोनॉमिक कॉस्ट साइड में लिखा हुआ है, ये opportunity cost का दूसरा नाम है, बिल्कुल ध्यान में रखना है इसको। देन संक कॉस्ट, संक शब्द का मतलब होता है डूबा हुआ। हम कहते हैं ना पैसा डूब गया, अब इस बारे में क्या बात करना। तो संक कॉस्ट यानी द कॉस्ट दैट हैव बीन इनकर्ड, हो चुकी है, एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक, यानी जो खर्चा हो चुका है अब उसके बारे में क्या सोचना, वो वापस भी नहीं आ सकता है, ऐसी कॉस्ट को कहते हैं संक कॉस्ट। देन इंप्यूटेड कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, नॉशनल कॉस्ट, इमेजिनरी कॉस्ट। इसका मतलब ये कि कुछ ऐसा खर्चा होता है जो रियल में लगता नहीं है, बट हम केवल डिसीजन मेकिंग के दौरान ऐसे खर्चे को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने अपनी ही कैपिटल लगाई बिजनेस में, तो उसका इंटरेस्ट मैं कभी बिजनेस में से निकालती थोड़ी हूँ, पर फिर भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके का खर्चा शो करती हूँ। तो दैट इज ओनली फॉर डिसीजन मेकिंग, और चीजों को रियलिटी में असर्टेन करने के लिए इस तरह की कॉस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज इंप्यूटेड कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो आपके किसी भी डिसीजन के साथ रेलेवेंस रखती है, यानी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड ऐसा खर्चा जो आगे होने वाला है जिसको कंसीडर करना चाहिए, जो रेलेवेंट है, दैट इज रेलेवेंट कॉस्ट। फिर अवॉइडेबल कॉस्ट, द कॉस्ट शुड नॉट हैव बीन इनकर्ड, मतलब जिसको खर्चा करना जरूरी नहीं था, अवॉइड किया जा सकता था, तो सच कॉस्ट इज नॉन एज अवॉइडेबल कॉस्ट। नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जिसको मैनेजमेंट भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, जैसे आपके फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, लाइट जल रही है, तो वो लाइट थोड़ी बंद की जा सकती है, दैट इज नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, इस तरीके से। और कॉस्ट सेंटर, 9th नंबर पे लिखा है कॉस्ट सेंटर। देखो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, सेंटर का मतलब है केंद्र, जहां पे एक तरह की चीजें हो, जैसे एग्जाम सेंटर में बहुत सारे एग्जाम देने वाले स्टूडेंट होते हैं, कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर सीखने वाले होते हैं, वैसे कॉस्ट सेंटर एक ऐसा केंद्र है जहां पे कोई किसी भी तरह का खर्चा हो रहा है, यानी अगर कोई ऐसी लोकेशन है, ऐसा कोई फंक्शन है, ऐसी कोई एक्टिविटी है जहां पे खर्चा लग रहा है, दैट इज कॉस्ट सेंटर। जैसे एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ पे एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, तो एक तरह का कॉस्ट सेंटर है वो, कहीं रिसर्च का काम हो रहा है, वो भी एक तरह का कॉस्ट सेंटर है, कहीं पे एडवर्टाइजमेंट का काम चल रहा है, वहां पे दिन
पर एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वो भी एक तरह का खर्चा लगा रहे हैं, दैट इज द काइंड ऑफ कॉस्ट सेंटर। देन कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वो सामान जिसकी कॉस्ट आप निकाल रहे हो, मतलब जिस प्रोडक्ट या सर्विस की आप कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, वही कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस पेन की कॉस्ट डिटरमाइन करती हूँ तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, अगर मैं बॉटल की कॉस्ट डिटरमाइन करती हूँ तो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, ऐसा। देन कॉस्ट ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को ड्राइव करता है, आगे या पीछे लेके जाता है। तो कॉस्ट को ड्राइव करने वाला ऐसा कोई फैक्टर जो कॉस्ट को ऊपर या नीचे कर दे, यानी चेंज कर दे, विच ट्रिगर्स चेंज इन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल के साथ अभी संभव नहीं है, फिर भी समझने का प्रयास कीजिए कि अगर ऐसी डेफिनेशन आ जाती है दैट व्हाट डू वी कॉल द थिंग दैट ट्रिगर्स चेंज इन द कॉस्ट, तो दैट इज कॉस्ट ड्राइवर। उसके बाद कॉस्ट अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट। ठीक है, याद रखना जरूरी से, कैसे याद रहेगा, देखिए अलोकेट करना और अपोर्शन करना, इसके एग्जाम्पल में जनरली इलेक्ट्रिसिटी से लिया करती हूँ। एक फैक्ट्री है, उसके अंदर काम चल रहा है, बिजली का बिल इकट्ठा आता है, एक ही मीटर लगा हुआ है फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में 4 तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने डायग्राम बनाया एक बार आपको दिखा देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे ये लिखा है ब्रिटानिया, ब्रिटानिया 4 प्रोडक्ट बना रहा है, केक, बिस्किट, ब्रेड और कन्फेक्शनरी। उसकी चारों डिपार्टमेंट अलग अलग है, चारों में बिजली इस्तेमाल हो रही है, लेकिन मीटर एक ही लगा है। अब भाई उस बिजली के बिल को मैं किसको दूं, कितने में दूं, कैसे कैसे बांटूं उस बिल को, तो मुझे नहीं पता चल रहा। तो मैं एक बेसिस लूंगी, उस बेसिस के साथ में या एक रेशो होगा, मैंने पहले से डिसाइड किया होगा कि हाँ इसमें ज्यादा बिजली लगती है, इसमें कम लगती है, तो हम 2:1:2:1 में बांट देंगे, ऐसा करके कुछ सोचा है। तो उसका मतलब है मैं पोर्शन दे रही हूँ, अपोर्शनमेंट। ठीक है, अपॉर्शनमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट अमंग कॉस्ट सेंटर ऑन प्री डिटरमाइंड बेसिस। मैंने पहले सोचा ना, रेशोज मैंने पहले सोचे। लेकिन आलोकेशन यानी अगर चारों डिपार्टमेंट्स में उनका खुद का मीटर लगा है, हमें कैलकुलेशन करने में आसानी है कि इसका बिल इतना, इसका बिल इतना, इसका इतना और इसका इतना, केवल हमें जो मिला हमने उसको कॉस्ट में जोड़ा। यानी if I am very much comfortable to locate the cost, then it will be cost allocation। नाम से याद रखना है, allocation, locate कर पा रहे हैं आपकी किसका खर्चा कितना है। ठीक है, क्या लिखा है, assign cost directly to product और service। ओके, देन 15th वन इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ऐसा खर्चा जो नेसेसरी है, जरूरी है इनकर करना, दैट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। उसके बाद 4.3 यूनिट के अंदर आपके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो कौन, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो आपको 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, बनाए किसने थे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने फ्रेम किए थे। ये 24 के 24 में से आपका डेफिनेटली 2 MCQ, आप एक तो फिक्स है ही है, कैसे आएगा क्या पूछेंगे, आपसे पूछ लेंगे फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 का नाम बताओ, तो आपको नाम बताना है। फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया रॉयल्टी का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर बताओ, तो सीधा और उल्टा दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। तो याद रखने के लिए मैम आप कैसे कराओगी, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, एक नहीं सॉरी 3 स्टोरीज बताऊंगी, तीनों स्टोरी में आपको उनके नंबर, नाम सब लर्न हो जाएंगे। देखो पहली स्टोरी है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 to 11 याद करने की निंजा टेक्निक। कैसे याद होगा, तो देखना अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप कोशिश करना कि आप इस स्टोरी से याद कर लो, वरना आपका कोई भी मेथड हो दैट वुड बी बेस्ट। ठीक है, जब हम फर्स्ट क्लास में थे तब 2 वर्ड लर्न करने की कैपेसिटी थी। ठीक है, अभी सिर्फ स्टोरी सुनो, अभी स्टोरी पे फोकस करो। जब हम फर्स्ट क्लास के थे तब 2 वर्ड लर्न करने की कैपेसिटी थी, तीसरा शब्द सुनते ही सर के ऊपर से जाता था। फिर मैम ने कहा कंजम्पशन बढ़ाओ। ठीक है, हमने ट्रांसपोर्ट से मटेरियल मंगवाया और उसे उतारने के लिए एम्प्लॉय को बुलाया। हम तो छोटे हैं, हम फर्स्ट क्लास में, हम थोड़ी उतारेंगे, उतारने के लिए एम्प्लॉय को बुलाया जिसने हमारी यूटिलिटी के लिए सामान को पैक किया और डायरेक्ट एडमिन को भेज दिया। आपको 11 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद हो गए। कैसे, फर्स्ट क्लास में थे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, 2 वर्ड लर्न करने की कैपेसिटी, सेकेंड इज कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, तीसरा शब्द सुनते ही सिर के ऊपर से, थर्ड इज ओवरहेड्स। फिर मैम ने कहा कंजम्पशन बढ़ाओ, फोर्थ इज कैप्टिव कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन से सामान मतलब ट्रांसपोर्टेशन से मटेरियल आया, तो फिफ्थ इज एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्स्थ इज मटेरियल कॉस्ट। फिर आपने एम्प्लॉय को बुलाया, 7th इज एम्प्लॉय कॉस्ट, 8th इज यूटिलिटी के लिए सामान, यूटिलिटी कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। फिर
पैक करके डायरेक्ट एडमिन को भेज दिया। पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट का 9, 10th इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 11th इज एडमिन ओवरहेड। लाइन से एक दो बार रीड करोगे तो याद हो जाएगा, मुझे भी बहुत अच्छे से याद हो रखा है तो आपको भी हो जाएगा। ये 11 तो इससे याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगर आपको लग रहा है बहुत स्पीड में चल रहा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप उसको आराम आराम से वहां पे लर्न कर लेना, ठीक है। फिर 12 to 17 कितने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुए, ये आपके 6 इसके अंदर कवर हो जाएंगे। कैसे स्टोरी है, कार को रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ेगी अगर सर्विस नहीं करवाओगे तो, ठीक है, सही बात है। ये तो कोई स्टोरी क्या है, कार को रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ेगी अगर टाइमली सर्विस नहीं करवाओगे तो, अदरवाइज पॉल्यूशन बढ़ेगा और इसे सेल करना पड़ जाएगा, एंड डेप्रिसिएशन लगी हुई कार में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा। बहुत इजीली 6 आप आराम से लर्न कर सकते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंड नंबर 12। 13 इज सर्विस कॉस्ट सेंटर। 14th is pollution control cost. 15th is selling and distribution overheads. 16th is cost accounting standard on depreciation and amortization. 17th is cost accounting standard on interest and finance charges. वेरी सिंपल इट इज, ठीक है। फिर 18 to 24 आपके थर्ड स्टोरी में कवर होके आप हाथों हाथ मेरे साथ 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लर्न कर चुके हैं। देखो क्या है, आर एंड डी, ठीक है, आर और डी दो लोग हैं, आर एंड डी जॉइंट रूम में रॉयल तरीके से रहते हैं क्योंकि उन्हें क्वालिटी पसंद है और उसी वजह से उनके घर के मैन पर, उनके घर के आदमी पर ओवरबर्डन है रेवेन्यू लाने का। कैसे किया, आर एंड डी जॉइंट रूम में रॉयल तरीके से रहते हैं उसी वजह से क्योंकि उन्हें क्वालिटी पसंद है और इस वजह से उनके घर के मैन पर ओवरबर्डन है रेवेन्यू लाने का। आर एंड डी क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंड नंबर 18। 19th is joint cost, 20 royalty and technical know-how, 21 is quality control, 22 man से manufacturing cost, 23 overburden removal cost and 24 is revenue, treatment of revenue in cost statement, ठीक है। 4.3 was that's it। फिर 4.4 बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, एक चार्ट से कवर हो जाएगा सिर्फ। क्या पूछता है ये आपका 4.4 जो है ना, इसमें आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पूछता है कि भाई अलग अलग बेसिस पे कॉस्ट को किस किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के नेचर के बेसिस पे कॉस्ट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो कितनी तरह के खर्चे होते हैं आपको भी पता है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए मैं आपसे पूछ लूं पेन को बनाने में क्या खर्चा होगा, तो आप मुझे थोड़ी देर तो इसका मटेरियल बताओगे कि प्लास्टिक, निब, इंक, तो मटेरियल, फिर मुझे बताओगे इसको बनाने के लिए लेबर और बाकी बोल दोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा बेसिस क्लासिफिकेशन का ट्रेसेबिलिटी, किसी को ट्रेस करना है, ठीक है, ट्रेस करना है तो ट्रेस करोगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ट्रेस करने पे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी कॉस्ट इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद इनके फर्दर टाइप्स है, डायरेक्ट के आगे 3, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट के 3, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, याद रहेगा, ठीक है। फिर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, भाई फैक्ट्री आपके कोई सामान बन रहा है तो उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक तो सामान को बनाना, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। एक ऑफिस में बैठे लोग, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। एक उसको बेचना सामान को, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एक जो सबसे बड़ा काम करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 4 तरह के बेसिक फंक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, याद रहेगा। फिर सबसे इजी ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, किसी का भी बिहेवियर कैसा होता है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ये बहुत फ्रैंक है, ये ठीक ठीक है, कैसे याद रहेगा, स्ट्रिक्ट है यानी फिक्स्ड, ठीक है, फ्रैंक है यानी वेरिएबल। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर फिक्स्ड, वेरिएबल और बीच वाला सेमी वेरिएबल, याद रहेगा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, अभी ऊपर पढ़ाया था मेथड ऑफ कॉस्टिंग, बिल्कुल वही के वही है, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और एक जॉइंट कॉस्ट अलग से। ये चार्ट देख लो, इसको बना लो, इसको याद कर लो, आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हैं और इस पूरी यूनिट में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनके बारे में जरूर मैंने रेगुलर लेक्चर में सब चीज बताई है कि क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब क्या चीजें हैं, पर अभी के लिए तो याद कर लो, आपके लिए उतना काफी होगा क्योंकि दिस इज ओनली अ रिविजन क्लास, राइट। देन
4.5 यूनिट्स कंटेन्स योर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बेसिकली कॉस्ट शीट नाम की एक शीट है। क्यों बनाई? क्योंकि हम किसी भी चीज की कॉस्ट निकालते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट ऐड करनी थी, पर भूलना नहीं होता, इसीलिए आपको एक सीक्वेंस दे दिया गया। वो सीक्वेंस को हम बोलते हैं कॉस्टिंग एंथम। मतलब यही है हमारी पूरी कॉस्टिंग का सार। कैसे? कॉस्टिंग का क्या मैम? कॉस्ट अकाउंटिंग का। अरे किसी का भी समझ लो, तुम्हें पता होना चाहिए किसका हो रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट शीट शुरू से लेके लास्ट तक याद करवाऊंगी। सबसे पहला स्टेप है प्राइम कॉस्ट निकालना, जिसको 3 चीज चाहिए: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 3 चीजों को जोड़ते ही मुझे मिलेगा प्राइम कॉस्ट। देखना स्क्रीन पे, देखना A + B + C इज प्राइम कॉस्ट। कौन सी 3 चीजें जोड़ी मैंने? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो, वेजेस, डायरेक्ट वेजेस लिखा हो, डायरेक्ट लेबर लिखा हो, एक ही बात है। डायरेक्ट मटेरियल सीधा नहीं लिखा हो, कई बार हो सकता है। वो आपको क्या निकलवाएगा? मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल देता है, क्योंकि आपने किसी सामान को बनाने में कितना मटेरियल कंज्यूम किया उसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। कई बार सीधा दे देता है, कई बार नहीं देता है। जब सीधा नहीं देगा तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्लस कैरेज इनवर्ड्स। ठीक है, सामान लाते वक्त जो गाड़ी भाड़ा लगा, क्योंकि सामान जब लाया जाता है तब रॉ मटेरियल होता है, लेकिन जब बाहर जाएगा, आपके यहाँ से तैयार होके जाएगा, तब वो चीज प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगी। याद रखना, कैरेज इनवर्ड्स यहाँ आ रहा है, कैरेज आउटवर्ड यहाँ नहीं आएगा। याद रहेगा, छोटे छोटे एमसीक्यू के पार्ट्स बनेंगे। कभी आपसे पूरा सेलिंग प्राइस एमसीक्यू में नहीं पूछेगा। यू शुड नो द स्टॉपेज, कि ठीक है, एक प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक डायरेक्ट मटेरियल का पता होना चाहिए, वो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। सामान का प्राइम कॉस्ट हो गया, मतलब प्राइम मिक्सचर तैयार है। सामान गया फैक्ट्री में। अब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ूंगी तो मुझे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। तो मैम फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री में लगने वाले विभिन्न प्रकार के खर्चे, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, यानी कि जो डायरेक्टली सामान को बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ऐसे ही मतलब क्लीनिंग लिक्विड काइंड ऑफ आपके पास पड़ा है, आपके पास कोई और तरह का मटेरियल है जो सामान बनाने में इस्तेमाल नहीं होता है सीधा सीधा, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। लूज टूल्स, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की बिजली, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री जो संभाल रहा है उसकी सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, ये सब चीजें फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी। तो क्या किया मैंने प्राइम कॉस्ट में जोड़ा फैक्ट्री ओवरहेड, मुझे मिला ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट को अब नेट तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज ग्रॉस है वो नेट भी होती है। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर मैं प्लस करूंगी ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करूंगी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, मुझे मिलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सामान फैक्ट्री से निकल के एकदम तैयार है। अब काम आता है ऑफिस वालों का। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड शुड बी एडेड टू नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें क्या क्या हो सकता है? ऑफिस में लगने वाला खर्चा हो सकता है, जैसे कि रेंट ऑफिस बिल्डिंग का, डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग का, एसेट्स का, इंश्योरेंस ऑफिस का, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, टेलीफोन के खर्चे, डॉक्यूमेंट्स इधर उधर भेज रहे, पोस्टेज के खर्चे, प्रिंटिंग स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस। एक चीज ध्यान रखना, जनरल एक्सपेंसेस जब भी दिया जाए ये ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, याद रहेगा। अब मैंने किसमें क्या जोड़ा? मैंने नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस के ओवरहेड जोड़े, मुझे मिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे मिला? नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़े, मुझे मिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या प्लस माइनस करूं? तो मैं प्लस करूंगी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि तीन तरह का इन्वेंट्री होता है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का मैंने डायरेक्ट मटेरियल में जोड़ दिया, WIP में मैंने ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से नेट फैक्ट्री कॉस्ट बनाने में जोड़ दिया, बचा फिनिश गुड्स, इसको यहां जोड़ देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, डेफिनेटली यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये COGS आपको थोड़ा जाना पहचाना लगेगा, पर ठीक है, थोड़ा सा अलग रखें अकाउंट्स को एक बार यहां से। फिर आपका सामान शोरूम में पहुंच गया है, सेलिंग के खर्चे लगेंगे, यानी कि शोरूम का रेंट, सेल्समैन की सैलरी, डिलीवरी वैन का इंश्योरेंस, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन, डिलीवरी बॉय की सैलरी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यानी कि सामान इधर से उधर कुरियर से जा रहा है, कुरियर के चार्जेस, कैरेज आउटवर्ड्स, कोई तरह का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, कोई तरह का सैंपल है, फ्री गिफ्ट है, ये सब जोड़ के फाइनली यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर मैंने प्रॉफिट जोड़ देना है, मेरे को मिल जाएगा सेल्स
क्यों मिलेगा? क्योंकि जब मैं छोटी क्लास में थे तो हम सीपी एसपी खेला करते थे और हम क्या करते थे, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी किया करते थे। वही चीज है, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के सेल मिलता है, नहीं सेलिंग प्राइस मिलता है। इतनी आपकी कॉस्ट शीट थी। कॉस्ट शीट से रिलेटेड कुछ बातें ध्यान में रखने की यही बता रही हूं। पहली बात, सेल्स के अलावा क्या कॉस्ट शीट में किसी और तरह की इनकम आती है? जी आ सकती है। अगर फैक्ट्री में आपने स्क्रैप का सेल किया है, फैक्ट्री में सामान बनाते वक्त कुछ स्क्रैप मिल गया था, उस स्क्रैप को मैंने सेल कर दिया। अब जहां पे मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में खर्चे ही खर्चे जोड़े जा रही हूँ, जहां पे मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स में यहाँ पे खर्चे ही खर्चे जोड़े हैं, अगर मेरा किसी तरह का कमाई भी फैक्ट्री में होता है स्क्रैप वगैरह सेल करके, तो उसी कमाई को मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे जोड़ रही हूं तो कमाई माइनस करनी पड़ेगी। सेल ऑफ स्क्रैप शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री ओवरहेड्स हेयर ओनली। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखनी। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसी चीजें जो कभी भी नहीं आती है कॉस्ट शीट के अंदर, कभी भी नहीं आती है, कॉस्ट में अलाउड नहीं है कुछ ऐसी चीजें। तो कौन कौन सी चीजें हैं आपकी, देखिए। तो क्या क्या है? एक तो आपका इनकम टैक्स। मैंने आपको पूरी कॉस्ट शीट पढ़ा दी, जब मैंने आपको चीजें सारी बताई दी तो आपको कहीं पे दिखा इनकम टैक्स? नहीं, नहीं आएगा कॉस्ट शीट में। डिविडेंड टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट टू डिबेंचर्स, लोन्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये सारी जो कंपनी अकाउंट्स वाली बातें थी ना, जो आप कंपनी वाले फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त 12th में सीख के आए थे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब नहीं आता कॉस्ट शीट में। डोनेशन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने किसी में डाला ही नहीं, ना फैक्ट्री ओवरहेड में डाला, ना ऑफिस ओवरहेड में डाला, डोनेशन नहीं आएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर नहीं आएगा, ड्राइंग्स ऑफ प्रोप्राइटर नहीं आएगा, एमडी का कमीशन नहीं आएगा, अंडर राइटिंग कमीशन नहीं आएगा, रिजर्व फॉर बैड डेट्स नहीं आएगा। याद रहेगा ये सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आएगा कि भाई ये कौन सी चीज है जो कॉस्ट शीट के अंदर लिखना अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर आपकी 4.2 यूनिट, इसको और देखते हैं थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा कुछ दिया हुआ है। 4.5 के न्यूमेरिकल में आपको मैराथन में कराऊंगी ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिएगा। हाँ, इफ यू वॉन्ट टू सी या वॉच दीज न्यूमेरिकल्स, आप क्या कर सकते हैं, आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, मेन वीडियो डला हुआ होगा चैनल पे। तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द मैराथन यू शुड गो विद द मेन वीडियो। ठीक है, और इसके अंदर अपन को पूछा है मेजर एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन फैसिलिटेटिंग बिजनेस डिसीजन, यानी बिजनेस के फैसले लेने में कॉस्ट अकाउंटिंग ने किस तरह अपना रोल निभाया। तो देखो कैसे बता सकती हूँ मैं आपको बिना कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाए, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे पहले सबसे बड़ी हेल्प करता है, क्लासिफिकेशन कर देता है, कॉस्ट को अलग अलग चीजों में बांट देता है। अभी मैंने यूनिट 4.4 में आपको क्लासिफिकेशन करना सिखाया है कि कॉस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरी चीज, कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से कॉस्ट रिपोर्ट मैनेजमेंट तक पहुंचती है और मैनेजमेंट खर्चों को कंट्रोल कर देता है, यानी कॉस्ट कंट्रोल। तीसरा, बिजनेस की पॉलिसीज बनती है कॉस्ट अकाउंटिंग को देख के। चौथा, बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड पढ़ाया था ना, पहले ही बजट बना लेना, प्री डिटर्मिनेशन, तो बजटिंग हो जाती है। स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं एफिशिएंसी मेजर करने के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनका बेस्ट यूटिलाइज होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन होता है कॉस्ट अकाउंटिंग से, भाई मैनेजमेंट को सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है। अल्टीमेटली 4.2 में से कोई एमसीक्यू एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब एक बार समराइज कर दूं, 4.1 में मैंने आपको सबसे पहले 4 डेफिनेशन पढ़ाई, मेथड ऑफ कॉस्टिंग पढ़ाया, मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस पढ़ाए, डिफरेंस बिटवीन एफए और कॉस्ट अकाउंटिंग, सिमिलैरिटीज बिटवीन एफए और कॉस्ट अकाउंटिंग। 4.1 4.2 में 15 डेफिनेशन पढ़ाई, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद कराए, 4.4 में क्लासिफिकेशन बताया, 4.5 में कॉस्ट शीट बताई और 4.2 के अंदर समरी के तौर पे बताया इतना। तो क्या मैम इतना सही सिलेबस है क्या? हाँ बिल्कुल इतना ही है। कुछ चीजें ऐसी जो मॉड्यूल में मार्क करवा देती हूँ जो आपको पढ़नी होगी, दैट इज, देखिएगा, देखिए एक तो आपको पढ़ना है ये वाला मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर आपको एक टेबल दी गई, इस टेबल के अंदर कुछ एक एग्जांपल्स है, इन एग्जांपल्स को जरूरत से मतलब जरूर पढ़ना है आपको, इसमें से एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा आपको पढ़ना है 4.3 के अंदर, इसके अंदर अपन ने पढ़ा था ना कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर पढ़ा था, कॉस्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा था, उसी तरीके से कॉस्ट यूनिट होता है। कॉस्ट यूनिट का मतलब है कि एक यूनिट की कॉस्ट मतलब एक यूनिट क्या होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे अगर मेरा काम वाटर को फिल्टर करके सेल करने का है तो मेरे लिए यूनिट होगी लीटर, मैं लीटर में काम करूंगी। अगर मेरा काम गेहूं पिसवा के आटा सेल करने का है तो मेरी यूनिट होगी केजी। अगर मेरा काम पेन बेचने का है तो मेरी यूनिट होगी डजन, यानी कितने डजन पेन। तो इस तरीके से हर चीज की एक यूनिट होती है। वो यूनिट आपके पहले बहुत बार एमसीक्यू में आया हुआ है, तो आपको देखो ऐसे याद करना, ये वाला जो टेबल है
दो तरह की कॉस्ट यूनिट होती है, सिंपल और जो आपकी कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट किसको बोलते हैं वो याद रख लेना। कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट का मतलब है एक से ज्यादा यूनिट जब मिली हुई हो। जैसे मैंने एक होटल में रूम बुक करना है, तो मेरे को किस हिसाब से रूम मिलेगा, कितने रूम चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए, यानी रूम डेज, ठीक है। या फिर मुझे सामान भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो पूछेगा क्या वजन है सामान का और कितने किलोमीटर जाना है, यानी टन किलोमीटर। मुझे खुद कहीं, मतलब मुझे और मेरी फैमिली को कहीं यहां से मान लो मुंबई जाना है, तो मुझसे पूछेंगे कितने मेंबर हो, यानी कितने पैसेंजर हो, कितनी किलोमीटर जाना है, पैसेंजर किलोमीटर। तो एक से ज्यादा यूनिट होती है, उसको कॉम्पोजिट यूनिट बोलते हैं, और वैसे सिंपल यूनिट्स है। तो आपको इन सबकी ये यूनिट है, ये जरूर रीड करनी है एक बार, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। और एक आपको कॉस्ट ड्राइवर्स याद रखने हैं कि किस चीज का ड्राइवर क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए डिलीवरी का खर्चा है मेरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि मेरी नंबर ऑफ डिलीवरीज ज्यादा होगी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो डिलीवरी कॉस्ट का ड्राइवर हुआ नंबर ऑफ डिलीवरीज। इस तरीके से ड्राइवर वाली टेबल भी आपको पढ़नी है। बाकी मैंने आपको सब करवा दिया। दैट्स इट अबाउट दिस मैराथन, होप यू लाइक्ड इट। एंड अगर आपको ऐसा ही मैराथन जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स का चाहिए, देन डू कमेंट। कॉस्ट के जो नोट्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए, अगर आप अभी भी वो बना लेते हैं तो मैक्सिमम 15 पेजेस से ज्यादा की नोटबुक नहीं बनेगी। ये कॉपी को रिवाइज करो, री रिवाइज करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एनी काइंड ऑफ डाउट यू मे मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।